साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जीपी शर्मा तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अर्थात भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले अपन जानते हैं कि कोई विषय जब अस्तित्व में आता है तो उस विषय को स्थापित करने के लिए, उसे बनाने के लिए हमने किन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, उसके लिए रिसोर्सेज क्या है। क्योंकि भारतीय इतिहास क्रमबद्ध परंपरागत रूप से लिखित इतिहास के रूप में प्राप्त नहीं था। इसके लिए जब यूरोपीय भारत आए तो उन्होंने भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास किया और 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसका मकसद था कि वो जान पाए कि भारतीय लोगों की संस्कृति कैसी है, इनका स्वभाव कैसा है, इनकी प्रवृत्ति कैसी है, इनके पूर्वज कौन रहे हैं, ताकि वह लंबे समय तक भारत पर अपना शासन स्थापित कर सकें। मूल सोर्स के रूप में जब अपन देखते हैं तो चूंकि लिखित इतिहास नहीं मिला, इसीलिए जो भी बातें ढूंढी गई उन प्रामाणिकताओं को जानने के लिए आवश्यक था कि किस तरह से इतिहास को क्रमबद्ध किया जाए और उसके लिए हम कहां से उसके प्रमाण प्राप्त करें। साथियों, भारतीय इतिहास की स्रोत के रूप में देखें जरा, तीन मूल विषय हमारे पास हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले देखेंगे आप नंबर 1 यहां, वो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले लेक्चर में अपनी बात हुई कि जब कभी लिपि का लिखित रूप से उल्लेख ना हो, लिपि का विकास नहीं हुआ हो, घटनाओं की जानकारी क्रमबद्ध ना हो, तो हम उस समय की जानकारियों को केवल उस समय की मानव द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों के माध्यम से, गुफाओं के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से या औजारों उपकरणों आदि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो यहां भी क्या है, जो पुरातात्विक साक्ष्य वो सारे साक्ष्य जिसके अंदर गुफा, भवन, अभिलेख, मुद्रा, उपकरण, औजार, या मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तु। साथियों, जब हम बात करते हैं पाषाण काल की, तो पाषाण काल का पूरा टाइम हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का विकास भले हुआ हो, पर उसका अध्ययन केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। जिस तरह से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे जो मिला है, या जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, सारे स्थलों से जो भी हमें प्रमाण मिलते हैं, भवन मिले, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, कांसे की नृत्य करती मूर्ति मिली, मुद्राएं मिली है, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, मानव द्वारा उपयोग की तमाम तरह की वस्तुएं इस काल के प्रमाणों के रूप में देखी जाती हैं। तो इस तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत जो कुछ भी हमें ऐसा उस काल का मिलता है, उससे अनुमान लगा करके हम इतिहास को सृजित करते हैं। दूसरा है साथियों, पुरातात्विक साक्ष्यों के बाद साहित्यिक प्रमाण। साहित्यिक प्रमाण के रूप में जब आप देखते हैं तो साहित्य में क्या मिलेगा, साहित्य को जब आप बांटेंगे तो देखिएगा, साहित्य में सबसे पहले ये है आपका धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य,
बी नंबर पर आपका है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृतांत, विवरण, साहित्यिक प्रमाण के रूप में। अब साथियों यहां सबसे पहले आप ये नंबर डालें, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य क्या है? धार्मिक साहित्य सोर्स के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले देखिए आप, हिंदू धार्मिक साहित्य, हिंदू धार्मिक साहित्य में वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, महाभारत, रामायण आदि। साथी देखिए, यहां हम जब हिंदू धार्मिक साहित्य की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अजर्वेद, अथर्ववेद, उनके उपवेद हैं आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं जिनकी रचना जंगलों में हुई, उपनिषद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, महाभारत, रामायण आदि ऐसे तमाम ग्रंथ जो धार्मिक रूप में हमें धर्म की जानकारी, वैदिक धर्म की जानकारी देते हैं। साथ में इनमें उस समय के समाज की जानकारियों को प्राप्त किया जाता है, उस समय के समाज की संस्कृति, खान पान, पहनावा, समाज का स्वरूप, राजनीति, इन तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। दूसरा आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध साहित्य में आता है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में देखिएगा, सुना होगा सबसे पहले तो आप पिटक यानी कि सुक्त पिटक, विनय पिटक, और अभिधम्म पिटक। सुक्त पिटक, विनय पिटक प्रथम संगीति में, अभिधम्म पिटक तीसरी संगीति में। जरा देखेंगे यहाँ पे क्या है। पिटक माने होता है टोकरी, और टोकरी मतलब वो जिसमें ज्ञान का भंडार है। तो ये बौद्ध ग्रंथों में पिटक आते हैं महत्वपूर्ण। अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, दिव्यावदान, दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश इत्यादि। ये सभी क्या है? बौद्ध धार्मिक साहित्य। इसके बाद साथियों जैन धार्मिक साहित्य। जैन धार्मिक साहित्यों को जब आप देखेंगे तो जैन धर्म साहित्य में आता है आगम। आपको पता होगा आगमों की संख्या 12 है। आगम, छेद सूत्र, इनकी संख्या 6 है। छेद सूत्र, आगम, छेद सूत्र। आपका जिस ग्रंथ में इसका नाम है उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र, 16 महाजनपदों का भगवती सूत्र। परिशिष्ट परिवन, ये जैन धार्मिक साहित्य। साथियों देखेंगे जरा, जैसा कहा कि यहाँ वैदिक युग में जहां हमको वैदिक युग
की जानकारियां वेदों से पुराणों से सब मिलती हैं। वही महाजनपद काल का टाइम पीरियड है बौद्ध और जैन का, तो इस काल की पूरी जानकारियां हमें इन ग्रंथों से यानी बौद्ध और जैन ग्रंथ से भी उस समय के समाज की व्यवस्था और उसके संरचना और ढांचे की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो ये आपके लिए, उसके बाद आता है आपका धार्मिक साहित्य के बाद लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब है उस समय के समाज की राजनीतिक, आर्थिक या किस तरह का सामाजिक स्वरूप था उसका उल्लेख मिलता है। जरा देखें आप यहाँ लौकिक साहित्य के रूप में। लौकिक साहित्य में जिन बुद्धिजीवियों द्वारा उस समय सृजन किया गया उनमें पहला नाम देखेंगे आप कौटिल्य, का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को बेसिकली अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन ये पुस्तक किसकी है? राजनीति विज्ञान। ये पुस्तक किसकी है? राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, अर्थशास्त्र। इस पुस्तक को मौर्य साम्राज्य का संविधान कहा जाता है। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की जानकारी, मौर्य साम्राज्य के समकालीन राज्यों की जानकारियां, यूनानी उस समय जो आए, सेल्यूकस, निकेटर आदि के संबंध में संपूर्ण जानकारियां कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको प्राप्त होती है। इस तरह से लौकिक साहित्य एक ऐसा साहित्यिक रचना है ये कौटिल्य की, जो संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा था, वही संपूर्ण मौर्यकालीन समाज जो था उसकी व्यवस्था की जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए विशाखदत्त। विशाखदत्त की पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। शूद्रक पुस्तक लिखी है मृच्छकटिकम। पाणिनि पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी। पतंजलि महाभाष्य। महाभाष्य की रचना की। इसी तरह से नागार्जुन, जिन्हें हम शून्यवाद का प्रवर्तक भी कहते हैं, नागार्जुन ने लिखी है माध्यमिक सूत्र। उसके बाद देखिए आप आर्यभट्ट। इनकी रचना है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। अश्वघोष। बौद्ध चरित्र। बौद्ध चरित्र। उसके बाद इनकी रचना है आपकी सारिपुत्र प्रकरण। सूत्रालंकार। सौंदरानंद। इस तरह से अश्वघोष आपका इस काल की जितने भी महान लेखक, चाहे हम बाघभट्ट के अष्टांग हृदय की बात करें या भास के स्वप्नवास दत्तम की बात करें
या हम बाण के, हर्षचरित, कादंबरी, मुकुटाड़ित और चंडी शतकम की बात करें, या स्वयं जो है हर्ष द्वारा लिखे गए नाटकों की बात करें, हर्ष ने जो लिखा नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली जैसे ग्रंथों की बात करें, तत्कालीन राजपूत काल के जो लेखक हैं जिनमें पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चंद्रभान राय ने लिखा पृथ्वीराज रासो, जगनिक ने परमाल रासो, ऐसे तमाम तरह के रासो साहित्यों की रचना, ये सारे वो लौकिक साहित्य हैं जो उस तत्कालीन समाज की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक नीतियों का किस तरह का समाज के लिए स्वरूप लागू होता था और वो किस तरह से उसका वर्णन करते थे। अर्थात उस समय के इतिहास की जानकारियां भी हमको क्या है, लौकिक साहित्य के रूप में इनसे प्राप्त होती है। उसके बाद आता है आपका विदेशी विवरण, विदेशी यात्रियों का वृतांत। विदेशी यात्रियों के वृतांत में साथियों मैं बताऊं आपको, यहां पर सबसे पहले नाम आता है यूनानियों का। यूनानियों में आपने नाम सुना होगा मेगास्थनीज का। यह मेगास्थनीज, इसने लिखा था इंडिका, एक पुस्तक लिखी, सुना होगा आपने। इस इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राज दरबारी था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस को हिडेस्पीज या झेलम के युद्ध में पराजित किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से उसके दार्शनिक मेगास्थनीज को अपने दरबार में रखने के लिए बोला और उसके द्वारा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने दरबार में मेगास्थनीज को रखा गया। दूसरी शर्त के रूप में भी आपको पता होगा, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिए उपहार में, और उसके यानी सेल्यूकस के 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जे में कर लिया था। वो थे हेरात, बलूचिस्तान, काबुल और कंधार। तो साथियों यहां पर यूनानियों में मेगास्थनीज दूसरा नाम आता है। मेगास्थनीज के बाद स्ट्रेबो, प्लिनी, प्लिनी की पुस्तक के बारे में पता होगा, नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक लिखी है इसने। और इसी की पुस्तक में इस बात की जानकारी मिलती है कि सेल्यूकस ने कनिष्क के टाइम पर सिल्क मार्ग पर कब्जा कर लिया गया था और रोम के बाजारों में भारतीय मलमल को और रेशम को बेचा जाता था, और वहां से यानी रोम से बहुत सारा सोना भारत आया। ये बात हमको प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका में मिलती है। प्लूटार्क, जस्टिन, ये तमाम यूनानी लेखक थे जिन्होंने भारतीय संदर्भ में अपनी पुस्तकों को लिखा है और भारत के इतिहास की इन पुस्तकों से जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद नाम आता है यूनानियों के बाद अरबी। अरबी लेखकों में सबसे पहले महमूद गजनबी के साथ अल-बरूनी भारत आया। अल-बरूनी ने तहकीकात हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की। तहकीकात हिंद। बैहाकी, कुतुबी, फिरदौसी, अल मसूदी, अनेक ऐसे अरबी लेखक जिनकी पुस्तकों में क्रमबद्ध रूप से भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अरबियों के बाद
नाम आता है यूरोपीय इतिहास का। यूरोपीय साहित्यकार साथियों पता होगा, यूरोप से आने वाला भारत में पहला व्यक्ति जो था, जो सेंट थॉमस गोंदोफर्निस के काल में भारत आया था, और उसके बाद अनेक लोगों ने भारत में आकर के भारतीय परिवेश को जाना और अपने वृत्तांतों को लिखा है। उनमें सबसे पहले नाम आता है, नाम सुना होगा आपने, टॉमस रो, हॉकिंस, विलियम फिच, एडवर्ड, ये तमाम यूरोपीय ऐसे साहित्यकार जिन्होंने भारत में आकर के भारतीय परिवेश को जाना और अपनी पुस्तकों की रचना में भारत के संदर्भ में विचारों को व्यक्त किया है। जब हमने इन सबके ग्रंथों को पढ़ा है तब जाकर के भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिख पाए हैं, और इसी तरह से भारतीय इतिहास को समृद्ध बनाने में, इसको सही ढंग से लिखने में, इसका क्रमबद्धीकरण करने में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों और साहित्यिक साक्ष्यों में धार्मिक में हिंदू, बौद्ध, जैन, इसके अलावा लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण का सहयोग लिया है हमने, और उसके सहयोग से या उनकी मदद से ही भारतीय इतिहास को सही ढंग से हम लिख पाए हैं। तो साथियों, ये एक छोटा सा टॉपिक, इसमें आपको अनावश्यक टेंशन नहीं लेना, बल्कि समझना भर है कि अगर हम किसी घटना को पूरी तरह से व्यवस्थित करना चाहते हैं तो क्या जरूरत है, उसके लिए क्या क्या सोर्स हमें चाहिए। ठीक वैसे ही भारतीय इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण सोर्स हैं, इनको क्रमबद्ध करके आपको अध्ययन करना है। धन्यवाद।